हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9वीं रसायन शास्त्र का एनसीईआरटी का पहला अध्याय का दूसरा वीडियो लेक्चर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था पदार्थ क्या है और पदार्थ के गुणों के बारे में जाने थे। अब इस वीडियो में हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि वर्गीकरण में जैसे एनसीईआरटी में पदार्थ की अवस्थाएँ हैं करके ये हेडिंग जो भौतिक वर्गीकरण पर आधारित है। भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया गया इस अध्याय में। पहले अध्याय में मैंने बताया था पदार्थों को दो आधार पर बांटा गया है, एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। अभी आप भौतिक वर्गीकरण पर अध्याय 1 में देखेंगे और दूसरे अध्याय में रासायनिक वर्गीकरण देखेंगे। तो चलिए भौतिक वर्गीकरण देखते हैं हम लोग, जिसको एनसीईआरटी में पदार्थ की अवस्थाएँ करके हेडिंग डाला गया है। मतलब कि जब हम पदार्थ को भौतिक रूप से समझ पाते हैं, आँखों से देखकर स्पष्ट कर पाते हैं कि ये कैसा है, तो उसी को कहा जाता है भौतिक वर्गीकरण। तो आप सभी लोग देखे ही होंगे चारों तरफ कि पदार्थ किन किन अवस्थाओं में रहता है। एक ठोस होता है, एक द्रव जैसा होता है, एक गैस जैसा होता है। जैसे ठोस में कलम, कागज़, आपके सामने जितनी चीज़ें दिखाई दे रही सब ठोस है। द्रव में आप पानी, तेल, जितने प्रकार के आप तेल देखते हैं सब द्रव है। गैस में आप हवा अनुभव करते हैं, धुआं देखते हैं, और भी कुछ है, सांस लेते हैं, ये सब गैस में आ जाता है। तो 3 तरह के पदार्थ हैं। पदार्थ ये सब भी पदार्थ इसलिए क्योंकि इनमें भी आयतन होता है, घनत्व होता है, ये भी एरिया घेरते हैं, इसीलिए आपने जाना था। अब हम एक एक करके इन बातों को समझेंगे। ठोस क्या होता है? ठोस का परिभाषा तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि ठोस का हम भले ही उसके गुण के बारे में बता सकते हैं लेकिन परिभाषा नहीं दे सकते। हाँ, ये पहला गुण को ही परिभाषा बना सकते हैं, उसी के बारे में हम चलते हैं। शुरू करते हैं पहले ठोस से, फिर द्रव को देखेंगे, फिर गैस को देखेंगे, और इसके बाद हम लास्ट में जो एनसीईआरटी में प्रश्न दिए हैं वो सारा कराएंगे। जो प्राइवेट किताबों में दिए रहते वो भी कराएंगे। जो इस टॉपिक से आ सकते हैं परीक्षाओं में वो भी क्वेश्चन, एक एक नंबर, फिर अति लघु, लघु, फिर दीर्घोत्तरीय कराएंगे, ठीक है, और वस्तुनिष्ठ। तो चलिए ठोस से शुरुआत करते हैं। हम ठोस का अनुभव कैसे करते हैं? जब उसका आकार और आयतन फिक्स होता है तो हम उसका अनुभव कर लेते हैं कि ये ठोस है। जैसे ईंटा, पत्थर, उसका आकार कभी बदलता ही नहीं, जैसा है वैसा ही रहता है, जहाँ पे भी फेंक दो, कहीं पे भी पड़ा रहे। यानी जितना स्थान घेर रहा है उतना ही हर हमेशा रहता है, जो आकार है वैसा ही रहता है, तो उसे हम ठोस अनुभव कर लेते हैं। यानी एक बात हमें पता चल जाती है कि ठोस पदार्थ की जो आकृति है यानी आकार है और आयतन है वो दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। और भी कुछ आपको बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी पदार्थों के बारे में। तो चलिए आगे आखिर इसका कारण क्या है वही मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया है कि मैंने बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? अंतराणु स्थान होता है या अंतराणविक स्थान होता है। यानी उनके अणुओं के बीच में, अंतरा माने बीच में होता है, अणु को माने अणुओं के बीच में एक स्थान पाया जाता है, खाली स्थान। कैसे? तो मैंने इस तरह चित्र के माध्यम से आपको दिखाया था कि अगर हम पदार्थ के कणों को गोला माने तो उनके बीच में इनको सटा कर रखें तो एक खाली स्थान बच ही जाएगा, किसी तरीके से बच ही जाएगा। इसका आप अनुभव कैसे कर सकते हैं? जैसे चीनी में नमक डालते हैं, चीनी को पानी में जब डालते हैं तो चीनी गायब हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं पानी में था स्थान जिसमें चीनी गायब हो गया। इसीलिए इस प्रकार हम समझ जाते हैं बातों को। अब देखिए, तो जो ठोस पदार्थ होते हैं आखिर क्यों इनका आयतन और आकार निश्चित होता है? उनके बीच जो स्थान है, खाली स्थान, बहुत ही कम होता है। इतना ज़्यादा कम होता है कि कण एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं, हिल डुल नहीं पाते हैं, इसलिए वो अपना आकार कभी बदल भी नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है बात आपको? अब क्यों होता है ऐसा? तो इसका कारण है उनके बीच जो बल है, अंतर आणविक बल, वो बहुत ही मजबूत होता है। मजबूत, इतना ज़्यादा मजबूत होता है वो उनको एक दूसरे को अलग होने ही नहीं देता है, इसलिए स्थान भी बहुत कम होते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब नोट करके हमें एक बात याद रखने वाली बात है कि हमने रबड़ को देखा है। रबड़ का तो आकार फिक्स होता नहीं, रबड़ को तुम खींच के उसका आकार बदल सकते हैं, है ना। लेकिन क्या ये ठोस है? हाँ, तो ये ठोस है। कैसे? तो रबर बैंड को खींचने पर उसका आकार बदल जाता है, लेकिन यह ठोस है। क्यों? क्योंकि खिंचाव बल जैसे ही हटा लेते हैं, जैसे छोड़ते हैं, फिर से वो अपने मूल आकार में आ जाता है। तो इस तरह के पदार्थ को भी ठोस ही कहा जाएगा, क्योंकि फिर से अपने आकार को ग्रहण कर लिया, यानी ये अपना आकार नहीं बदल रहा है वास्तव में, इसीलिए। अब चीनी और नमक की बात करें। चीनी या नमक को जब हम जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी का आकार पकड़ लेता है। चीनी और नमक का तो अपना आकार नहीं होता,
तब इसका मतलब क्या ये ठोस नहीं है? यहाँ पे प्रश्न उठ जाता है। हाँ भाई, चीनी को तो जिस बर्तन में डालते हैं उसी का आकार पकड़ लेता है, नमक को भी जिस बर्तन में डालते हैं उसी का आकार पकड़ लेता है, क्या ये ठोस है? हाँ बिल्कुल। ऐसे किसी बर्तन में जब इसको रखते हैं हम लोग तो उसी का आकार भले ही पकड़ लेता है, फिर भी ये ठोस है। क्यों? क्योंकि जिसके छोटे छोटे दाने होते हैं, क्रिस्टल जिसको हम कहते हैं, उनका आकार नहीं बदलता। छोटा होने के चलते ये आकार पकड़ लेते हैं बर्तन का, लेकिन उनके अंदर जो कण है नमक के वो नहीं बदलते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इसलिए ये ठोस है। तो शायद अब आपको बात समझ में आ रही है। अब दूसरा इसका गुण होता है कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि असंपीड्य का मतलब क्या होता है? तो असंपीड्य का मतलब समझ लेते हैं। अगर हम संपीड्यता की बात करें या संपीड्य की, तो जो दबने योग्य हो, यानी वह पदार्थ जो दबाने पर दब जाए तो उसे कहेंगे संपीड्य। और असंपीड्य का मतलब होता है जो दबाने पर ना दबे, ना दबने योग्य हो। अब ठोस पदार्थ ले लीजिए, आप उसको दबाते रहिए नहीं दबेगा, है ना। ठोस पदार्थ पत्थर ले लीजिए, पत्थर को आप कितना भी दबाओ नहीं दबने वाला, क्योंकि पत्थर के अंदर कण इतने पास पास हैं कि और पास नहीं हो सकते। ज़बरदस्ती कितना भी कर लीजिए, ज़्यादा हथौड़े से पीटिएगा तो फूट के भले ही अलग हो जाएंगे, लेकिन और नहीं दबेंगे। स्वाभाविक आपने भी देखा होगा, ईंटे पर मार के देखिए, पत्थर पे मार के, पत्थर पे मार के, हथौड़े से देखिए, आप कितना भी कोशिश करेंगे उन्हें दबाने को, वो दबेगा नहीं, फाइनली वो टूट जाते हैं। यानी इतना ज़्यादा दब चुके हैं कि और ज़्यादा नहीं दब सकते, जगह ही नहीं है। तो ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। अपवाद क्या है? आपने पावरोटी देखा है, स्पंज देखा है। स्पंज वही पावरोटी जैसा जो दबने पर दब जाता है। तो पावरोटी तो दब जाता है, क्या ये ठोस है? तो हाँ ठोस है। कैसे? स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें, अगर आप पावरोटी को फाड़ के देखिए तो उसके अंदर आपको छेद मिलेंगे बहुत सारे। अब उनमें हवा भरी रहती है। अब भाई दबाते हैं तो हवा निकल जाता है, अब इसीलिए वो दब जाता है। अगर हवा नहीं निकलता तो नहीं दबता। तो ठीक, तो फिर भी ये इसलिए संपीड़ित हो जाता है, लेकिन हाँ ये ठोस है। तीसरा, ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। कठोर मतलब आप समझ सकते हैं, हम कठोर और दृढ़ का मतलब समझते ये हैं कि कठोर जैसे क्या बताएं इसको, कठोर है, समझ सकते हैं इसका इतना आकार फिक्स है कि हम इसको और दबा नहीं सकते, इसलिए मजबूत है, दृढ़ है। आप मजबूत या दृढ़ या कठोर का मतलब क्या समझते हैं? कि हम कितना भी इसको दबाते हैं दबता नहीं है, यानी कठोर टूटता नहीं है जैसे। तो समझ सकते हैं बातों के, सिंपल अपने भावनाओं में है। चौथी बात आती है इसमें कि ठोस पदार्थ किसी दूसरे ठोस पदार्थ में विसरित नहीं होते हैं। अब मन में प्रश्न उठता है कि विसरण क्या होता है? तो विसरण को समझेंगे। ये क्या है कि किसी पदार्थ के कण जब दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं तो उस क्रिया को विसरण कहा जाता है। जैसे हम पानी में, मान लीजिए पानी में तेल डालते हैं तो वो उसमें चला जाता है, फैल जाता है, भले ही नहीं मिलता हो, बात अलग है। फिर से लेकिन उसके अंदर चला जाता है कुछ हद तक। और फिर से मान लीजिए पानी में हम नींबू मिलाते हैं, वो भी उसमें मिल जाता है। यानी पानी में तो मिश्रण का गुण है, लेकिन क्या ठोस में मिश्रण का गुण होता है? ईंटा को ईंटा से सटा कर रखिए, उसमें चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ठोस पदार्थों में मिश्रण का गुण नहीं होता, लेकिन पानी, गैस में होता है। आप जैसे आप ले लीजिए हवा, धुआं, सब एक दूसरे में मिले हुए हैं। हवा जो हमारा है वो मिश्रण है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठोस का अगला गुण होता है कि ठोस पदार्थ का जो घनत्व है। अब घनत्व क्या होता है मैं जानता हूँ, आपके मन में जरूर प्रश्न आएगा, अगर आप पहली बार से सुन रहे हैं तो। नहीं आप जानते हो तो और अच्छी बात है। घनत्व उच्च होता है। अब ये घनत्व का मतलब बहुत अच्छा है। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें एक शब्द घन। आप घन का मैथ में अगर ख्याल कर रहे हो तो मैथ वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे इसका दूसरा अर्थ है। वैसे आप मैथ वाला देखते हैं तो घन का याद करते हैं, जो वर्गों 6 वर्गों के फलकों से मिलकर बना होता है। तो घनत्व, तो मीन्स उसका गुण होता है, घन होने का गुण। घन का मतलब घना, घना का मतलब इसको हम कह सकते हैं गच्छिन, एक जगह पे बहुत ज़्यादा होना ना, एक एरिया में बहुत ज़्यादा होना। जैसे तो घनत्व का हम इस तरह परिभाषित करते हैं कि किसी पदार्थ के आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, आयतन में द्रव्यमान की मात्रा को ही घनत्व कहते हैं। तो सूत्र भी बन जाता है उसी तरह, आयतन में, ये जो आप देख रहे हैं बटा का चिन्ह, ये में का अर्थ लेता है ना। सूत्र भी उसी तरह सोच समझ के बनाया गया कि उस आयतन के अंदर कितना द्रव्यमान है, उसके आयतन के अंदर, ये अंदर का अर्थ लेता है बटा। तो किसी वस्तु के आयतन के अंदर कितना द्रव्यमान है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही घनत्व ज़्यादा होगा।
आप एक ईंटा ले लीजिए, एक पानी ले लीजिए, आप बताइए किसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो ईंटे का पक्का है, क्योंकि उतना ही पानी लेना है जितना ईंटा है, ईंटे के साइज़ के बराबर पानी लेना है। तो पानी और ईंटे में ईंटा का घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि ईंटे के उतने ही एरिया में, उतने ही आकार में द्रव्यमान ज़्यादा है। तो घनत्व आपको समझ में आ गया, ठोस पदार्थों का इसलिए घनत्व उच्च होता है। अगला होता है कि ठोस पदार्थ के जो द्रवणांक और क्वथनांक है वो भी उच्च होते हैं। अब मन में प्रश्न उठता है द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, वो मैं आपको उसको समझा देता हूँ। चलिए, अगर हम द्रवणांक को ध्यान से देखें तो ये दो शब्दों से बना है, एक द्रवण है, एक अंक है। अंक का आपने अर्थ तो सुना था संख्या, लेकिन अंक का यहाँ पे कई सारे अर्थ है। अगर आप कोई भी हिंदी मीडियम की चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको हिंदी व्याकरण जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं कहूँगा अगर संस्कृत व्याकरण आप समझ लेते हैं तो आप पूरा हर भाषाओं, हिंदी से संबंधित सारी चीज़ें आपको आसान हो जाती है। तो व्याकरण आप जरूर पढ़ें। अंक का अर्थ होता है यहाँ पे ताप। हिंदी व्याकरण पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ें अब आसान होने लगती है। आप अपने से भी उसका भाषा परिभाषा अपने से ही और उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें बता पाते हैं, और कई सारी किताबों को आप अपने से ही समझ लेते हैं, ये फ़ायदा हो जाता है। तो द्रवणांक क्या है? द्रवण और अंक दो शब्दों से मिलकर बना है। द्रवण मतलब द्रव, दिखाई दे रहा है, द्रव, द्रवण यानी द्रव में बदलने की प्रक्रिया, द्रव में बदलने की प्रक्रिया। तो द्रवित होने के लिए उसको कितना अंक चाहिए, कितना ताप चाहिए। किसी ठोस पदार्थों में द्रव में बदलना है, पानी जैसा बनाना है, तो उसको कितना ताप देना होगा। जितना ताप देंगे वही उसका द्रवणांक हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो, एक पत्थर है, उसको पानी जैसा बनाना है, द्रव बनाना है, लोहा ले लो, आप सोच सकते हैं आप उसको कितना ताप देना पड़ेगा, क्या जाने कितना उसको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो गलेगा। पत्थर तो जल्दी गलता नहीं, कितना भी ताप दे तो भाई उसका तो बात ही खत्म, हुआ गल नहीं है। लेकिन लोहा गलता है, लोहा को गलाया जा सकता है, तभी तो लोहा के हथियार बनते हैं अलग अलग। तो उसके लिए ज़्यादा तापमान देना पड़ता है। क्वथनांक की बात कर लेते हैं। क्वथन ये भी दो अंकों से, शब्दों से बना है। तो क्वथन एक अंक है। क्वथन का मतलब उबलना होता है, और उबलने के लिए हम उसको कितना ताप दे रहे हैं। अब लोहा को उबालना है तो आप समझ सकते हो कैसे उबाल पाओगे, यानी बहुत उच्च होते हैं। वो ताप को लाना बहुत ही बड़े बड़े भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है, उतना ताप देकर लोहे को गलाने के लिए, खौलाने के लिए। तो खौलता हुआ लावा देखे ही होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अगला गुण होता है इसका कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें बहने का गुण नहीं होता। ठोस पदार्थ को जहाँ रखते हो वो वहीं पे पड़ जाता है, वो बहता हुआ नहीं है, इधर उधर नहीं जाता। ढेला पत्थर जो भी आप देख लो। क्यों? कारण क्या है कि उसके कण एक दूसरे पर फिसलते नहीं है। पानी का क्या है, पानी को आप जहाँ भी रखो वहाँ पे फैलना चाहता है, ज़मीन पर रखो फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कण एक दूसरे पर फिसल जाते हैं, वो रुकते नहीं, टिकते नहीं। लेकिन ठोस के कण एक दूसरे पर टिके रहते हैं ज़बरदस्त। इस कारण से अब फिसल नहीं पाते हैं, इसलिए बह भी नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार था ठोस के गुण, उसके खत्म हो गए। अब हम लोग द्रव और द्रव के गुण के बारे में जानेंगे। अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप उसका पहला गुण ही उसका परिभाषा दे सकते हैं कि ठोस का जैसे शुरू में था कि आकार और आयतन निश्चित होता है, तो बोल सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे में बहुत कुछ ले सकते हैं। अब आ जाइए द्रव। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों? बताऊंगा। अब आगे देखिए, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। कैसे? अब आपने देखा है कि पानी को हम जैसे लेते हैं वैसे हो जाता है। पानी को बाल्टी में लो, बाल्टी का रूप पकड़ लेता है। गिलास में लो, गिलास का रूप पकड़ लेता है। ज़मीन पे गिराओ, ज़मीन का रूप पकड़ने लगता है, फैलने लगता है ना। और फिर समझ सकते हैं आप, पानी जहाँ रखा जाता है उसी का आकार पकड़ लेता है, यानी उसका आकार कोई फिक्स ही नहीं है, कौन सा आकार है। हाँ, लेकिन आयतन फिक्स है, क्योंकि बाल्टी में डालते हैं तो बाल्टी के बराबर ही जगह छेकता है। जितना जगह छेकेगा वही उसका आयतन। समझ में आ रहा है? तो कारण क्या है समझ लेते हैं कि जो द्रव के कण है एक दूसरे पर फिसल जाते हैं। अब इसलिए द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार पकड़ लेता है, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अब ये कण जो है एक दूसरे को और पास नहीं आ सकते, एक दूसरे के और पास ये कण नहीं आ सकते, और ना ही एक दूसरे से ज़्यादा दूर जा पाते। अब इसीलिए द्रव का आयतन भाई नहीं बदलता, ये फिक्स रहता है। दूसरा गुण क्या है कि ये असंपीड्य है। आप द्रव को दबा के देख लो, पानी को दबाओ और दबेगा क्या? नहीं, वो भले ही कट के उसमें हाथ आपका चला जाएगा, लेकिन दबने वाला नहीं है। तो सिंपल सी बात है, उसके कण भी इतना भी ज़्यादा दूर नहीं होते कि उनको दबा के हम कम कर सकते हैं। लेकिन हवा को कर सकते हैं, दबा सकते हैं। हवा जैसे है, जैसे हम ही, आप ले लो, आप सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हो। सुई देने वाला सिरिंज जो होता है उसमें आप हवा भरिए, आगे से बंद कर दीजिए उसके छिद्र को, और फिर दबाइए उसके सिस्टम को।
वो प्रेशर को तो पर भी दब जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हवा को कुछ न कुछ हद तक दबाया जा सकता है, कुछ नहीं बहुत हद तक दबाया जा सकता है, लेकिन वही पानी को नहीं दबा सकते। अब देखिए, तो ये असंपीड्य होता है। अगला, इनमें बहने का गुण होता है, इसलिए क्या होते हैं, तरल। तरल मतलब एक दूसरे पर छलक सकने वाले, और तो इनमें बहने का गुण होता है। देखे ही होंगे आप, पानी को जहाँ रखते हैं वो उस उधर की ओर, ढलान की ओर बहना शुरू कर देता है। अगला होता है द्रव में आपस में मिश्रित हो जाने का गुण होता है। पानी में पानी मिल जाता है ना, पानी में दूध डालो मिल जाता है, तेल भी डालो तो वो भी लगभग मिल ही जाता है, वो भले ऊपर तैर जाता है बात अलग, तो पानी पानी में मिल जाता है। यानी इन दोनों में मिश्रण का गुण होता है, आसानी से विसरित हो जाते हैं। अब इनका जो घनत्व होता है ठोस से कम ही होता है, क्योंकि ठोस के बराबर होता तो ये भी ठोस होते हैं, कम होता है इसलिए बहते हैं। अपवाद क्या है, इसमें अपवाद ध्यान देने वाली बात है कि जो बर्फ़ है एक ठोस ही है, बर्फ़ एक ठोस है, लेकिन इसका घनत्व तो पानी से कम होता है, इसलिए पानी में तैरता है। ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि बर्फ़ जितना आयतन रखता है और जितना पानी को वो हटाता है, वो पानी का द्रव्यमान बर्फ़ से ज़्यादा होता है। यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है, इस कारण से बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। ये अपवाद, इसको याद रखिएगा। अगला आता है द्रवणांक और क्वथनांकी। तो इसकी बात कर लें तो ये ठोस की अपेक्षा कम ही होते हैं, हम आगे देखते हैं। तो द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। अगला गुण देखेंगे, द्रव पदार्थ एक निश्चित ताप पर जम जाते हैं। हाँ, ये स्वभाव होता है द्रव में कि अगर आप उसको फिक्स ताप तक ठंडा करें, ठंडा करना है, उस ताप पर वो जम जाएगा। यानी जैसे पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ़ बन जाता है। एक और पैमाना होता है केल्विन, जो ऐसा ही पैमाना है, जिसको बारे में आप भौतिकी में जानेंगे बाद में चल के। 273 जो 0 के बराबर होता है, जिसका मान होता है 273। तो इतना पे पानी बर्फ़ बन जाता है। अब जिस ताप पे कोई द्रव बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ नहीं ठोस बन जाता है, उसको उसका हिमांक कहते हैं। ये भी वही वाली बात है, हिम यानी जमना और ताप, जिस ताप पे वो जम जाए। अब देखिए, ताप का मतलब होता है केवल गर्म नहीं, ताप दोनों स्थितियों में, ठंडा भी है गर्म भी है। तो ये दोनों स्थितियां हैं, ताप उसी को कहा जाता है। जिसमें हम एक गर्म और ठंडा का अनुभव करें उसी को ताप कहा जाता है। अब आता है गैस की बारी। चलिए गैस को देख लेते हैं। गैस क्या है, अब गैस का ना आकार देखें ना आयतन बता सकते, वो फिक्स नहीं होता, जहाँ पे होता है उसी का आयतन भी पकड़ लेता है, उसी का आकार भी पकड़ लेता है। तो जैसे आप इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता, गैस को बैलून में डालो, बैलून का आकार पकड़ लेता है ये। अब बर्तन में रहता है, बर्तन का आकार पकड़ लेता है, जिस पात्र में रहता है उसी का आकार पकड़ लेता है। और ये आयतन भी, जिस बैलून में है तो बैलून का आयतन पकड़ लेगा। तो दोनों इसका निश्चित नहीं होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। इसका ये परिभाषा भी बन सकता है। अब क्यों होता है ऐसा देख लीजिए, यह जिस बर्तन में रहता है उसी का आकार और आयतन पकड़ लेता है, इसलिए ऐसा होता है। कारण क्या है, कि वही कारण है कि अंतराण्विक जो आकर्षण बल है इनके कणों के बीच, वो बहुत कमज़ोर होता है, और ये कण एक दूसरे से दूर पे ही रहते हैं। आकर्षण रहता है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए दूर दूर रहते हैं और दूर दूर भागते रहते हैं। हमेशा गति में रहते हैं गैस के कण, इसलिए उनका आयतन और आकार फिक्स नहीं होता। अब हमेशा गति में है तो अपना आकार हमेशा बदलते रहेंगे और आयतन भी बदलते रहेंगे, यानी परिवर्तनशील रहता है। अब गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि दूर दूर है तो इनको पास किया जा सकता है, इन्हें दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है। जैसे आप सीएनजी देखें, सीएनजी मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गाड़ियाँ चलाने में उपयोग किया जाता है। एलपीजी खाना बनाने में उपयोग किया जाता है, ये भी एक गैस है जिसको दबा दबा कर उस सिलेंडर में द्रव बना दिया जाता है। यानी इतना ज़्यादा द्रव संपीड़ित कर दिया जाता है कि उसके कण एकदम पास आ जाते हैं और द्रवित हो जाते हैं पानी जैसा। उसी तरह जो ऑक्सीजन गैस है, जो अस्पताल में मरीज होते हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उनको भी ऑक्सीजन वो द्रवित करके दिया जाता है, उसको दाब चढ़ा के उसको द्रवित कर लिया जाता है, तब पेशेंट को अस्पताल में दिया जाता है। आगे गैसों का विसरण बहुत ही तेज़ी से होता है। गैस एक दूसरे में बहुत तेज़ी से मिल जाते हैं, जैसे धुआं हवा सब एक दूसरे में मिल जाते हैं, देखे होंगे आप। फिर इनका घनत्व देखा जाए गैसों का तो ठोस और द्रव से बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम।
आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आप एक ईंट ले लीजिए, ठोस है, उतना ही भर का पानी ले लीजिए और गैस उतना ही बर्तन में ले लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कितना हल्का होगा गैस। गैसों का ताप कम करने पर वे संघनित हो जाते हैं। इनका अगला गुण है, गैसों का ताप कम कीजिए, नीचे आइए, घटाइए, उसको ठंडा कीजिए गैसों को, तो धीरे धीरे अब देखिए गैस के कण गर्म होने पर दूर भागते हैं बहुत ज़्यादा, सुना भी होगा आपने नीचे के क्लासों में। लेकिन ठंडा करने पर पास आने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे, और फाइनली वो चिपक कर संघनित होकर द्रव भी बना सकते हैं। अब आगे, गैस के कण बर्तन की दीवार पर दाब लगाते रहते हैं। अच्छा, एक और बात है कि संघनित हो जाते हैं गैस के कण, तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है, जिसके बारे में हम बाद में देख लेंगे। अब गैस के जो कण हैं, आपने सुना कि गैस के कण लगातार गति करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो निश्चित है कि बर्तन की दीवार पर टक्कर मारेंगे तो दबाव बनेगा ही बनेगा। फिक्स पॉइंट पे जाके टकराएंगे तो वहाँ पे दाब लगेगा। दाब क्या होता है? तो दाब आप आम भाषा में समझते हैं, दाब मतलब दबाना, लेकिन यहाँ पे अर्थ होता है विज्ञान की भाषा में कि किसी पर्टिकुलर एरिया यानी एक नियत क्षेत्र पर जब हम बल लगाते हैं तो वो दाब हो जाता है। ऐसे ये क्षेत्र है, मैं इस पे अंगुली से दबा रहा हूँ, मैं कितना दबा रहा हूँ, एक इतना ही एरिया में दबा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, जितना एरिया में मैं दबा रहा हूँ। यानी अब जैसा ये गुण है वैसे ही सूत्र भी बनाया गया है, यानी क्षेत्रफल में कितना आप बल लगा रहे हो, जितना बल लगा रहे हो वही उसका दाब हो जाएगा, यानी बल के साथ साथ क्षेत्रफल भी जुड़ा रहेगा तो दाब हो जाता है विज्ञान की भाषा में। इसके बारे में बाद में जान लेंगे। और कुछ भी जानकारी है कि जैसे वायुमंडल के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, उसका मात्रक एटीएम होता है। इस तरह दाब का मात्रक पास्कल होता है, अगर आप जानते होंगे नीचे के क्लासों में। फिर समुद्री सतह के दाब को सामान्य दाब कहा जाता है, उसका 1 एटीएम माना जाता है। 1 एटीएम में 1.53 × 10⁵ होता है पास्कल। आगे देखिए, हमने सारे गुण पढ़ लिए ठोस, द्रव और गैस के, ये टॉपिक खत्म हुआ। अब इससे संबंधित जो एनसीईआरटी में प्रश्न दिए हैं, अन्य प्राइवेट किताब में जो आपके परीक्षा में आ जाते हैं एग्जाम में, 1 नंबर के लघु दीर्घ, वो सब भी देख लेते हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित सारा प्रश्न मैं दिया हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से शुरू है आपका प्रश्न, वो अगला प्रश्न पिछले वीडियो का है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। अभी हमने देखा कि जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो संघनित होता है, यानी द्रव में बदलने लगता है, तो उसको संघनन कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा संघनन। अगला क्वेश्चन होगा, वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यानी उस द्रव में बदल जा रहा है ठोस, तो इसे क्या कहेंगे? तो मैंने बताया कि जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल रहा है तो उसको द्रवणांक कहा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है इस पर कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों तरफ फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? इत्र, जिसको सेंट कहते हैं हम लोग, सेंट क्या होता है? चारों तरफ कोई एक व्यक्ति जहाँ मार के अपने शरीर पर बैठा रहता है दूर, लेकिन हमें कुछ दूर तक ही सुगंध आता है, यानी एक गैस है इत्र जो हवा में फैल रहा है। जो इसका कौन सा गुण है? विसरण का गुण है, यानी फैलना। विसरण वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में फैल जाए। हमारे चारों तरफ वायु है और सेंट इस वायु में फैल रही है, यानी वो विसरण है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्यों? हमने देखा कि ठोस पदार्थ का घनत्व ज़्यादा होता है द्रव से ज़्यादा होता है ठोस का, लेकिन बर्फ ठोस होते हुए भी इसका घनत्व कम होता है, इसलिए ये थोड़ा अपवाद है, इसको याद रखना पड़ेगा कि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए ये तैरते रहता है। क्यों होता है आगे आप समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गर्म करने पर गैस का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन पर, यहाँ पे हो जाएगा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमने बताया था कि गैस को गर्म करते हैं तो उसके कण और दूर दूर भागते हैं, तो जितना पहले स्थान घेरे तब ज़्यादा स्थान घेरेंगे, तो यानी आयतन निश्चित बढ़ेगा। और ठंडा करने पर वो पास आते हैं, यानी आयतन घटता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का नाम लिखें। अभी हमने देखा ठोस, द्रव और गैस, आंसर हो जाएगा इसका। फिर आगे है, उस पदार्थ का नाम बताएं जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो वो सिंपल सा, अधिकतर हम ज़्यादातर देखते हैं पानी को ही, ये बर्फ़ में भी पाया जाता है, भाप भी इसका बनता है, और पानी ये खुद ही है, तीनों अवस्था में रहता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रहता है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतराणविक स्थान से आप क्या समझते हैं?
तो इसका परिभाषा देना है। तो मैंने बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान को ही अंतराणविक स्थान कहते हैं। फिर अगला होता है अंतराणविक आकर्षण बल, इसका परिभाषा देना है। तो पदार्थ, इसका आंसर होगा कि पदार्थ के कणों के बीच लगे बल को ही अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर, पानी का थोड़ा मात्रा लेना है और उसको फर्श पे गिरा देना, सतह पे, क्या होगा? वो परत पे फैलने लगेगा। तो क्यों फैल जाता है, इसका जवाब देना है। तो हमने देखा कि द्रव में बहने का गुण पाया जाता है और जिस पात्र में उसको रखा जाता है उसी का आकार पकड़ लेता है, ये उसका स्वभाव है, आदत है। तो फर्श पे गिराते हैं तो फर्श का आकार पकड़ने के चक्कर में वो फैलने लगता है। तो इसीलिए जल फर्श का आकार ग्रहण करना चाहता है, इसीलिए वह फर्श पर फैल जाता है। इस ठोस के द्रवणांक की परिभाषा लिखें। तो द्रवणांक के बारे में बताना है। तो मैंने बताया था कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ क्या हो, कोई ठोस इसमें बदले, द्रव में बदले, जिस ताप पर, उसी ताप को उस ठोस पदार्थ का क्या कहेंगे? द्रवणांक कहेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब जल को यानी पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। तो निश्चित है 0 डिग्री पर वो बर्फ बन जाता है, हम लोग जानते हैं। गैस को ठंडा करने पर क्या होता है? तो गैस को ठंडा करने पर हम जानते हैं कि वो संघनन द्वारा किस में बदल जाता है? द्रव में। वो ठंडा करने पर उसके कण पास पास आने लगते हैं, यानी जुटने लगते हैं, घनन होने लगता है, घन बनने लगता है। घन मतलब सघन होना, एक दूसरे के पास पास आ जाना। तो संघनन होने लगता है जिसके कारण वो द्रव में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस गैस का नाम बताएं जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव रूप में की जाती है। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन गैस ही है जिसको संपीड़ित करके लिक्विड बना के अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर घरों में पूछ देगा कि घरों में उपयोग होने वाले गैस का नाम बताएं, एलपीजी का देंगे। क्या कारण है कि गैसों को संपीड़ित किया जाता है लेकिन द्रव को नहीं? इसका जवाब देना हमें। तो हमने देखा कि गैस संपीड्य है लेकिन जो द्रव है असंपीड्य है, तो इसीलिए गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, यानी उनके कणों को दबाया जा सकता है, लेकिन द्रव के कणों को दबाया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ पे हमें हिमांक की परिभाषा देना है। तो वही वाली बात है कि जिस ताप पर हिम बन जाए कोई पदार्थ, हिम मतलब बर्फ बन जाए या ठोस बन जाए या जम जाए, द्रव ही होगा। तो जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस रूप धारण कर लेता है, द्रव है, पानी जैसा है, लेकिन कैसा बन जा रहा है? जम जा रहा है, ठोस हो जा रहा है। किस ताप पे हो रहा है? जिस ताप पे हो रहा है उसी ताप को कहेंगे हिमांक। उस ताप को उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। जैसे पानी जो है 0 डिग्री या 273 केल्विन ताप पर बर्फ बन जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि संघनन क्या है। तो संघनन का हम परिभाषा देंगे। आगे बात पूछ रहा है कि गैस का संघनन कैसे किया जाता है। तो समझ लीजिए संघनन, अभी मैंने बताया कि गैस का द्रव रूप में बदलना गैस का संघनन कहलाता है। जो गैस है उसको ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे द्रव में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया या गुण को संघनन कहा जाता है। अब किसी गैस को संघनित करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस पर दाब भी लगा सकते हैं या उसका ताप कम कर सकते हैं, दोनों कंडीशन है। तो दाब बढ़ाकर और उसका ताप कम करके, ठंडा करके उसको संघनित किया जा सकता है। तो ज़्यादा मायने ताप रखता है। ताप अगर अधिक है और आप कितना भी दाब लगाओ वो नहीं होने वाला कुछ उसका। इसी बात पर कहा जाता है क्रांतिक ताप। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। क्रांतिक ताप क्या होता है कि गैसों के संघनन के लिए, यानी गैसों को द्रव में बदलने के लिए एक निश्चित ताप होता है। जैसे पानी है, पानी का भाप, समझिए, गैसों को हमें क्या करना है? द्रव बनाना है तो उसको एक निश्चित ताप देना पड़ता है। उसी ताप से अधिक ताप पर वो गैस कभी भी संघनित नहीं हो सकती। और उस गैस को आपको द्रव बनाना है, चाहे ऑक्सीजन गैस हो या कोई भी गैस हो, उसको हमें द्रव बनाना है तो एक नियत ताप देना पड़ेगा, उतना तक ठंडा करना पड़ेगा। उससे अधिक रहेगा तो वो नहीं द्रव में बदल सकता, चाहे आप उस पर कितना भी दाब लगा लो, क्यों ना बढ़ा दिया जाए। इस ताप को ही गैस का क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी गैसों के संघनन के लिए एक निश्चित ताप होता है, जिससे अधिक ताप पर गैस संघनित नहीं हो सकते, चाहे उसका दाब कितना भी अधिक क्यों न हो। इस ताप को गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गैस के दाब से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा देना है। तो उत्तर हम लोग देखेंगे कि बर्तन की दीवारों, मान लीजिए गैस जिस बर्तन में है, जिस पात्र में है, तो उसकी दीवारों के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक जब भी कहता है तो इकाई छोटा सा क्षेत्र लेना है। जैसे हमें जैसे 5 कलम का दाम 25 रुपया दिया है, तो 7 कलम का दाम कितना होगा, तो उसे हम सबसे पहले हम 1 कलम का दाम निकालते हैं। उसी तरह हमें जब भी दाब को परिभाषित करना होता है तो हम इकाई क्षेत्रफल ही मान के चलते हैं, इसीलिए प्रति इकाई क्षेत्रफल कहा जाता है। वो 1 मीटर स्क्वायर हो, चाहे 1 किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, एक इकाई होगा। तो बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैसों के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। यानी दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल होता है। तो जो बर्तन की दीवार पर गैस दाब आरोपित करते हैं एक निश्चित क्षेत्रफल, वही उसका दाब हो जाता है। वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अगर वो हवा हो ना, अगर उस बर्तन में हवा भरा हो, वायु हो, तो उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र की सतह पर जो हवा रहती है, समुद्र के ऊपर सतह पर, उसके दाब को 1 मान लिया गया है, ठीक। उसको 1 वायुमंडल कहा जाता है। क्यों माना गया है, इकाई माना गया है, ताकि हम अन्य दाब का मापन कर सकें। इसीलिए दाब की इकाई पास्कल होती है, SI मात्रक ही है पास्कल, क्योंकि पास्कल ने इसका परिभाषा दिया था सबसे पहले। तो एटीएम, इसको हम एटमॉस्फेरिक कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका हम शॉर्टकट एटीएम ले लेते हैं, एटीएम। तो 1 एटीएम बराबर इतना पास्कल होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल। इसके बारे में आप विधिवत आगे के अध्यायों में फिजिक्स में पढ़ेंगे, भौतिकी में। अगला क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं क्यों। तो हम इसका जवाब देखेंगे कि ठोस का आखिर आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है। तो वही कारण है कि अंतराणविक आकर्षण बल मजबूत होते हैं। अब इस कारण से ठोस पदार्थ के कण काफ़ी निकट रहते हैं। अब इनमें जो स्थान होता है, खाली स्थान कणों के बीच, बहुत कम होता है। अब उसके कारण इनके कण स्वतंत्र गति नहीं कर पाते हैं, खुलकर इधर उधर नहीं जा पाते हैं। अब इसलिए ठोस का जो आकार है और आयतन एकदम उतना पे ही डटा रहता है, थोड़ा सा भी बदल नहीं पाता अपने आप को। आगे है कि सामान्यतः, अगला क्वेश्चन, सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। हमने ये सामान्यतः मतलब कि ये एक नियम हमने देखा। जहाँ पे भी सामान्यतः प्रायः लग जाए वहाँ पे समझ लीजिएगा कि अभी संदिग्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए तो सामान्यतः होता क्या है, हम देखें कि ठोस पदार्थों का घनत्व ज़्यादा होता है द्रव से। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि बर्फ़ के टुकड़े को पानी में तैरते देखा है। आखिर ऐसा क्यों, यहाँ पे हम समझेंगे ऐसा आखिर क्यों होता है। बर्फ़ अपने आयतन द्वारा जितना पानी हटाता है, बर्फ़ अगर पानी में है तो उस जितना एरिया में है वो बर्फ़, और जितना पानी वो हटा रहा है, तो उसका जो द्रव्यमान होता है, उस पानी का द्रव्यमान बर्फ़ के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा होता है तो आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत मैं बता दूं कि जिस वस्तु को, अगर पानी में कोई वस्तु डूबती है तो कहीं ना कहीं उसका द्रव्यमान ज़्यादा था पानी से, इसलिए वो डूब गई। अगर पानी से उसका द्रव्यमान कम है, घनत्व कम है, तो पानी में तैरेगी। अब पानी के बराबर है तो डूब के तैरेगी। तो यहाँ पे जितना वो पानी हटाता है अपने आयतन से, तो ज़्यादा पानी हटा देता है, यानी पानी का द्रव्यमान ज़्यादा हो जाता है बर्फ़ के द्रव्यमान से, इसीलिए वो तैरता है उसमें। इसको विशेष समझने के लिए आप आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ सकते हैं आगे जाके, बाकी हम धीरे धीरे आपको पढ़ाएंगे। इसीलिए बर्फ़ का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। यानी कहने का मतलब है कि बर्फ़ के घनत्व की बात करें, यानी उसके द्रव्यमान बटा में आयतन। अब पानी का द्रव्यमान बटा में आयतन आप निकालो तो उतना ही आयतन में बर्फ़ का द्रव्यमान कम होता है और उतना ही आयतन में पानी का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। इसलिए पानी का घनत्व ज़्यादा है तो पानी का घनत्व ज़्यादा है और बर्फ़ का घनत्व कम है, तो बर्फ़ पानी में तैरेगा, ये नियम है। अतः बर्फ़ पानी में तैरता है। कारण बताना है अब हमें जो इसमें दिया है बात। कारण में पहला कारण बताना है कि गैस उस बर्तन को पूरी तरह से भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। इसका कारण क्या है? उत्तर है कि गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। और उनमें बहने का गुण होता है, क्योंकि भाई हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं, यानी बहने का भी गुण होता है।
जिसके कारण वह पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। बहने का गुण है तो बर्तन में गए, बर्तन में पूरा बह के फैल गए, इसलिए ऐसा होता है। भी गैस बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है, इसका कारण बताना है क्यों दाब डालती है। तो हमने जाना कि गैस के कण लगातार गति करते रहते हैं, यानी इधर उधर चलते रहते हैं और बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। अब इसलिए बर्तन की दीवार पर क्या करते हैं, दाब डालते हैं। ठीक, अगला है कि अभी एक सेकंड समझ लीजिए। अगला नंबर सी है उसी प्रश्न का कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, इसका कारण देना है कि क्यों उसे लोग ठोस कहते हैं। तो लकड़ी की मेज का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस का गुण क्या है, आकार और आयतन निश्चित होना। अब लकड़ी जैसा है, जिस आकार में वो मेज है हमेशा उसी आकार में रहता है, चाहे आज देखो चाहे साल भर बाद देखो। जितना जगह छेक रहा था उतना ही जगह आज भी छेक रहा है, कभी भी छेकता है। अब इसीलिए निश्चित है, तो इसीलिए ये ठोस है, इस तरह हम कह देंगे। अगला है क्वेश्चन डी नंबर, इसका कारण बताना है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ऐसा होता है, हवा में हम हाथ फेर लेते हैं, हवा से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन लकड़ी हमें रोक देता है हमारा हाथ को। उसे तोड़ने के लिए हमें, कराटे के खिलाड़ी को अगर आप देखे होंगे तो वो मार के लकड़ी को तोड़ देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा कि हवा के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, और इनके जो आकर्षण बल है वो बहुत कमजोर होता है। अब इसलिए हम आसानी से हाथ चलाकर हवा को काट देते हैं। लेकिन जब लकड़ी की बात होती है तो लकड़ी के जो कण होते हैं उनके बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, क्योंकि वो ठोस है भाई। अब जिससे लकड़ी बहुत ही पास लकड़ी के जो कण है, लकड़ी बहुत ही पास सटे रहते हैं। यहाँ पे लकड़ी के कण हो जाएंगे, लकड़ी के कण कर लीजिएगा, बहुत पास सटे रहते हैं। अब इसे लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए कराटे में दक्ष होना पड़ेगा भाई। और अगला क्वेश्चन है, अब लास्ट ही होने वाला है, किसी तत्व के द्रव्यमान, अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। वही घनत्व का परिभाषा पहले दे दिया। घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को हमें सजाना है। यहाँ पे नीचे दे दिया गया है वस्तुओं को, इनको घनत्व के आधार पर सजाना है बढ़ते क्रम में, कि सबसे ज़्यादा कम घनत्व वाला कौन होगा, फिर उससे ज़्यादा कौन, फिर उससे ज़्यादा कौन, फिर उससे ज़्यादा कौन। हवा वायु दिया है, चिमनी का धुआं दिया है, शहद दिया है, जल, चौक, रुई, लोहा दिया है। यानी उतने द्रव्यमान में उतने आयतन में किसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा, उसको सबसे लास्ट में और सबसे पहले जिसका कम होगा। हम देखें तो हवा, इन सभी में हवा सबसे ज़्यादा कम होगा घनत्व वाला, ऐसे हवा दिखता भी नहीं है, हवा बहुत हल्का होता है, तो पहले हवा आ जाएगा। हाँ, चिमनी का धुआं हम देखें, धुआं दिखाई देता हमें, घना होता है, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, यानी इसका घनत्व तो कहीं ना कहीं वायु से अधिक है। यानी जितना, अगर आप एक बाल्टी हवा ले लें और एक बाल्टी चिमनी का धुआं ले लें तो चिमनी का धुआं ज़्यादा वजनदार होगा वायु से, इसीलिए। अब आ जाइए, रुई इसमें दिया है। रुई को अगर हम देखें तो लोहा, शहद, चौक और पानी चाहिए, बहुत ही हल्का होता है। रुई को आप कितना भी ले लो हल्का ही रहता है, क्योंकि बहुत ही इसके कणों पे खाली स्थान होते हैं, इसीलिए। तो उसके बाद रुई की बारी आएगी। जल और शहद की बात करें तो जल होगा पहले, क्योंकि जल का घनत्व तो शहद से कम होता है। शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है। शहद आप देखे भी होंगे, शहद के कण बहुत ही पास सटे रहते हैं। पानी का तो बहुत ही दूर दूर रहते हैं, उनको आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन शहद थोड़ा पास ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए। फिर उसके बाद चौक, उसके बाद लोहा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस, उसके गुणों में जो अंतर हैं, हमने देखा सभी में कहीं ना कहीं अंतर थे, उनको हमें सारणीबद्ध करना है, यानी अंतर स्पष्ट करना है सारणी के द्वारा। तो चलिए मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे उसका सारणी दिया है, आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें मैं आपको इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे गुण हम एक लाइन से लिख लेते हैं, फिर ठोस, द्रव और गैस एक कमी की या अधिकता के आधार पर समझा देंगे। जैसे पहला गुण ठोस का, द्रव का, गैस में अंतराणुक स्थान के आधार पर देखते हैं तो ठोस में बहुत ही कम होता है, द्रव में ठोस से थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। अंतराणुक आकर्षण बल की बात कर लें तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में कमज़ोर होता है, ठोस से थोड़ा कम।
लेकिन गैस में तो नगण्य होता है, नगण्य नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ होता है लेकिन नगण्य माना जाता है, क्योंकि गैस के कण हमेशा भागते रहते हैं। घनत्व की बात कर लें तो ठोस का सबसे ज़्यादा होगा, द्रव का कम होगा ठोस से, और गैस का बहुत ही कम होगा, अति निम्न। कणों की स्थिति बात कर लें तो जो ठोस के कण है स्थिर रहते हैं, रुके रहते हैं, यानी फिक्स आकार में रहते हैं, और जो द्रव है उसका अस्थिर होता है, यानी पूरे द्रव में कण का जो स्वतंत्र रूप से गमन होता रहता है। पानी के अंदर जो कण है इधर उधर घूमते रहते हैं, पानी हो या कोई भी द्रव हो, उसके अंदर कण रुके नहीं रहते हैं, लेकिन ठोस के अंदर कण रुके रहते हैं, अब बाहर भी। लेकिन गैस की बात करें तो ये भी अस्थिर होता है, पूरे जितना भी स्थान में रहता है पूरी तरह स्वतंत्र रूप से घूमते रहता है ये। इसमें तो केवल अंदर वाले घूमते हैं स्वतंत्र, लेकिन इसमें हर जगह के घूमते हैं। कणों की ऊर्जा की बात कर लें तो ठोस का कण ऊर्जा निम्न होता है, ज़्यादा ऊर्जावान नहीं होते, इसलिए चिपके रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। जिसका ज़्यादा ऊर्जा है वो फड़फड़ाते रहता है। हाँ, द्रव के कण का ऊर्जा ज़्यादा होता है ठोस से, इसलिए वो अंदर घूमते रहते हैं। गैस का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा वो हर जगह बर्तन के अंदर बर्तन से बाहर भी कूदते और घूमते रहते हैं। आकार और आयतन की बात कर लें तो ठोस का भाई निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस की बात कर लें तो दोनों अनिश्चित होता है। संपीड्यता की बात कर लें तो ठोस असंपीड्य होता है, द्रव जो है ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक होता है संपीड्य, यानी दब सकता है, लेकिन गैस बहुत ज़्यादा संपीड्य होता है, बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है। इतना ही क्वेश्चन बनते हैं आपके इस टॉपिक से, और अगला टॉपिक का प्रश्न अगले टॉपिक में देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।